बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ है, उसका दूसरा लेक्चर आपके सामने आ रहा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी वो कौन सी शराइत हैं जिनमें अगर आप रद्दोबदल करते हैं तो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहली कंडीशन जो केमिकल इक्विलिब्रियम की होती है वो ये होती है कि आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ reactants and products should be unchanged। यानी आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करना। अगर आप चेंज करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। हो सकता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, हो सकता है वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। दूसरी जो शर्त है केमिकल इक्विलिब्रियम की वो है आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि केसी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है और केसी की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। और तीसरी शर्त जो है केमिकल इक्विलिब्रियम की वो ये है कि आपने प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। प्रेशर एंड वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट, ये तीसरी शर्त है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, हाउ टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज करने का तरीका ये होता है कि आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आप रिएक्शन वेसल के अंदर से सैंपल निकाल लें और उसका टेस्ट करें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड करें। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज होनी बंद हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम आपका अचीव हो चुका है। और इसको टेस्ट करने के लिए हम जो तरीकेकार यूज करते हैं दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा एनालिसिस की टेक्निक यूज हो रही है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ज्यादातर तो स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होती है। इसके अलावा टाइट्रेशन या दूसरे भी कुछ मेथड हैं, फिजिकल मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को। तो इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज करने का तरीकेकार ये है कि आप आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मसलन आफ्टर 1 आवर या आफ्टर 10 मिनट या आफ्टर 24 आवर्स, आप रेगुलर इंटरवल सेलेक्ट कर लें, उसमें आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालें और उसका टेस्ट करें। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाए यानी कांस्टेंट हो जाए तो आप समझ लें कि इक्विलिब्रियम आपका अचीव हो चुका है। तो ये आपके दो टॉपिक हो गए हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उधर चलते हैं जी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो है वो ये है कि हमें इससे पता चल जाता है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी होगी। आपने पढ़ा हुआ है कि जो केसी की वैल्यू होती है ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास केसी की वैल्यू होगी तो आपको पता होगा जब भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा वेसल के अंदर रिएक्टेंट कितने मौजूद होंगे और प्रोडक्ट कितने मौजूद होंगे। तो पहली जो इसकी इंपॉर्टेंस है इससे आप फाइंड कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये आप फाइंड कर सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि वेसल के अंदर कितने रिएक्टेंट्स हैं, कितने प्रोडक्ट हैं। आपको याद होगा मैंने आपको इक्वेशन भी स्टार्ट में लिख के दी थी, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि Kc रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेशियो है। तो अगर आपको Kc की वैल्यू को पता चल जाता है तो आप इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इससे हमें पता चल जाता है रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आप रिएक्शन वेसल के अंदर से आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
सैंपल निकालें और टेस्ट करें, उसमें जो भी आपने टेस्ट किया है उससे आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट निकाल के देखें, ठीक है। उस अमाउंट को फर्ज करें हम Q कहते हैं। अगर Q की वैल्यू Kc से छोटी आ रही है तो इसका मतलब है अभी वेसल के अंदर प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है। रिएक्शन ज्यादा चलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ताकि प्रोडक्ट ज्यादा बने और रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो, तो फिर Q जो है वो Kc के इक्वल हो जाएगा। अगर Q की वैल्यू Kc से बड़ी है तो इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम से आगे जा चुका है, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा ताकि प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो और रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़े, और फिर Q की वैल्यू Kc के बराबर हो जाएगी। और अगर आप सैंपल लेते हैं और उसका टेस्ट करते हैं और आप देखते हैं Q की वैल्यू Kc के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, ना तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर आप याद रखिएगा Q की वैल्यू भी बेसिकली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ये इक्विलिब्रियम पे हो। आप जब सैंपल निकालते हैं वेसल के अंदर से, उसका टेस्ट करते हैं, उस वक्त प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो रेशियो आती है उसे मैं Q कह रहा हूँ, और Kc तो वेल डिफाइंड है। जब इक्विलिब्रियम आता है उस वक्त जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो होती है उसे हम Kc कहते हैं। तो इनका आपने आपस में कंपैरिजन करना है। तीन पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ सकती हैं, तीनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो किसी भी टाइम Kc से कम आती है तो इसका मतलब अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा, रिएक्शन जाएगा ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ताकि प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़े, रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। तो इस एग्जांपल में, ये जो पहली एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है, इस एग्जांपल में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और ये जो एग्जांपल है अगर Q Kc से बड़ा है तो इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम से आगे चला गया है, अब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। इस एग्जांपल में ये होगी डायरेक्शन। और ये जो तीसरी एग्जांपल है, इस एग्जांपल में Q Kc के बराबर है, इसका मतलब रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चलेगा एट सेम रेट, ठीक है जी। तो ये है इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। अब मैं आता हूं तीसरी एप्लीकेशन की तरफ। इससे हमें रिएक्शन के एक्सटेंट का पता चलता है, यानी रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल होता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मैं आपके सामने इसके दो एग्जांपल रखता हूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फर्ज करें कि कोई रिएक्शन है A प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इस रिएक्शन का आप Kc लेते हैं और Kc की वैल्यू बहुत बड़ी आती है, Kc इज इक्वल टू 10⁻⁷ ये वैल्यू आती है। अब इतना बड़ा आंसर उसी वक्त पॉसिबल है जब वेसल के अंदर मेनली प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट बहुत कम हो, तो फिर इतना बड़ा आंसर आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुका हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट वहां पर ज्यादा है, रिएक्टेंट बहुत कम है। ये मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी दोनों रिएक्शन की स्पीड सेम होती है। ये जरूरी नहीं होता कि वेसल के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट भी सेम हो सकता है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो ये 70% हो, ये 30% हो, रिवर्स भी हो सकता है, ये 30% हो, ये 70% हो, ये 40% हो, ये 60% हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है उस वक्त जरूरी नहीं होता कि वेसल के अंदर मेनली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट सेम हो सकता है रिएक्शन प्रोडक्ट वाली साइड पे ज्यादा झुका हो सकता है रिएक्शन रिएक्टेंट वाली साइड पे ज्यादा झुका हो। जैसे ही मैंने ये एग्जांपल आपके सामने रखी है, इतना बड़ा आंसर उसी सूरत में आ सकता है क्योंकि आपने Kc की ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, प्रोडक्ट ऊपर होते हैं रिएक्टेंट नीचे होते हैं, तो इतना बड़ा आंसर तो उसी वक्त आएगा ना जब वेसल के अंदर मेनली प्रोडक्ट मौजूद हो, रिएक्टेंट बहुत थोड़े मौजूद हो, फिर इतना बड़ा आंसर आ सकता है। अब मैं इसका रिवर्स लेता हूं, अब मैं इसे बहुत छोटा करने लगा हूं, 10⁻⁷ कर दे आप। अब ये आंसर बहुत छोटा है, ये उसी सूरत में पॉसिबल है अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान में रखें कि प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम है, रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है रिएक्शन इस साइड पे ज्यादा झुका हुआ है जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपके सामने मैंने लिख दी हैं। अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी आती है तो इसका मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है रिएक्शन वेसल में मेनली प्रोडक्ट मौजूद है, और अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है रिएक्शन वेसल में मेनली रिएक्टेंट मौजूद है, प्रोडक्ट बहुत कम मौजूद है। तो ये है कि इसकी तीसरी एप्लीकेशन। इसकी एक चौथी एप्लीकेशन भी है जिसे हम ली शैटलर प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ली शैटलर प्रिंसिपल पर हम थोड़ी सी बातें करते हैं।
इसकी जो चौथी एप्लीकेशन है वो है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं ली शटलेयर प्रिंसिपल। तो ये देखा इसी तरह ली शटलेयर प्रिंसिपल। ली शटलेयर प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो और हम उसे डिस्टर्ब कर दें तो सिस्टम इस तरह बिहेव करता है कि वो जो डिस्टर्बेंस हमने पैदा की है या जो चेंज हमने पैदा किया उसका असर खत्म हो जाए या कम से कम हो जाए। इसे कहते हैं ली शटलेयर प्रिंसिपल। मसलन मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं। ये फर्ज करें एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम पर है। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो ये साइड भारी हो जाएगी, रिएक्शन ऐसे हो जाएगा। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर कैसे आएगा दोबारा? रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने शुरू हो जाए, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए। तो अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। आप देख लें दोबारा इक्विलिब्रियम आ गया है। तो ये है जी ली शटलेयर प्रिंसिपल। ली शटलेयर प्रिंसिपल हमें ये बताता है अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर हो और हम उसे डिस्टर्ब करें तो सिस्टम उस डिस्टर्बेंस का, उस चेंज का असर खत्म करता है, कम से कम करता है। दैट इज कॉल्ड ली शटलेयर प्रिंसिपल। ठीक है, अभी मैंने आपको कंसंट्रेशन की एग्जांपल दी है। इसी तरह टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इनको भी अगर आप चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और इक्विलिब्रियम फिर उसको रिएक्ट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये है जी आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये चारों मैंने आपके सामने इसकी एप्लीकेशन लिख दी हैं। ये ली शटलेयर प्रिंसिपल जो है ना, इसकी जगह हो सकता है आपकी किताब में लिखा हो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो मैंने उसको कंबाइन करके आपको ली शटलेयर प्रिंसिपल के अंदर ही बता दिया। अब एक छोटा सा टॉपिक आपका रह गया है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो हम उस तरफ चलते हैं जी। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इधर आप लिखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और इधर आप लिखते हैं रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में आप जानते हैं कि रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, यानी रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्शन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है ये स्टार्ट में बहुत तेज होता है, ग्रेजुअली ये स्लो होता है। स्टार्ट में इसके तेज होने की रीजन ये है कि रिएक्शन वेसल में मेनली रिएक्टेंट मौजूद होते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, रिएक्टेंट के ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते हैं और वो प्रोडक्ट में बदलते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में कोलिजन भी कम हो जाएंगी, इससे रिएक्शन की रेट भी कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट इन स्टार्ट एंड ग्रेजुअली स्लो डाउन। ठीक है, अब इनका बिल्कुल उलट आपने इस साइड पे लिखना है। इस साइड पे रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट जो होती है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है। प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट्स। दूसरी वैल्यू भी इसका रिवर्स है। यहां आपने लिखा हुआ है रिएक्शन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यहां से रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है। रिएक्शन मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और तीसरी कंडीशन देखें जी, यह हमने देखा है कि रिएक्शन जो है वो स्टार्ट में बहुत तेज होता है, ग्रेजुअली वो स्लो डाउन हो जाता है। ये रिएक्शन स्टार्ट में स्लो होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इसकी स्पीड तेज होती है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिवर्स रिएक्शन तेज होगा।
0 होता है इन स्टार्ट एंड ग्रेजुअली स्पीड अप, और ये आहिस्ता आहिस्ता तेज होता रहता है। ले जी, ये मैंने आपको आपके सामने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी लिख दी है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की। ये एग्जाम में काफ़ी आता है, ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है। इस चैप्टर में 3 टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। एक तो आपके सामने एक इक्वेशन लिखी होगी, आपको कहा जाएगा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को अलग करें। दूसरा आपसे कहा जाएगा तो उस इक्वेशन का केसी लिखें, और तीसरा क्वेश्चन होता है कि केसी का यूनिट निकालें। ये मैंने आपको जो पिछला लेक्चर था उसमें बड़ी डिटेल से ये तीनों चीजें करवाई हुई हैं, और ये टॉपिक भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस लिहाज से आप तैयारी करें। तो आपका चैप्टर तो खत्म हो गया है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें भी जो अगर कोई क्वेश्चन परफॉर्म करने वाले होंगे तो वो मैं आपके सामने करता हूँ परफॉर्म। सबसे पहले आप निकाल लें जी, इसके एमसीक्यूज निकाल लें एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। पहला है जी क्वेश्चन आपका, विच इज ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट। नीचे आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें है जी डी ऑप्शन जो है ना, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम रेट, ये आपका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, when a mixture of H2 and I2 is sealed in a flask and temperature is kept at 25 degree centigrade, following equilibrium is established। ये नीचे एक इक्वेशन दी हुई है, H2 plus I2 into 2HI, which substances will be present at the equilibrium mixture। जाहिर है जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वेसल के अंदर रिएक्टेंट भी मौजूद होंगे और प्रोडक्ट भी मौजूद होंगे। तो ये जो डी ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है H2, I2 और HI, ये तीनों मौजूद होंगे रिएक्शन वेसल के अंदर, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें जी, व्हाट आर द यूनिट्स फॉर N2 plus O2 into 2NO2। इसमें आपको मैंने एक हिंट दिया हुआ है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स देख लें, अगर इक्वल है तो केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, और इस एग्जांपल में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम है, रिएक्टेंट के भी 2 मोल हैं और प्रोडक्ट के भी 2 मोल हैं, तो नीचे आपने टिक करना है डी ऑप्शन पे, नो यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट हैव एनी यूनिट फॉर केसी। तो इसमें भी आपने वही यूज करना है, सभी आप रिएक्शंस में देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम है, तो आपने ये जो ऑप्शन है ना ऑल ऑफ दीज, इस पे टिक करना है। आगे देखें जी, concentration of reactant and product at equilibrium remains unchanged if concentration of any reactant or product is not changed, temperature is not changed, pressure और volume is not changed। तो आपने all of the above पे करना है, क्योंकि ये सारी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, प्रेशर, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी और कंसंट्रेशन भी, तो आपने टिक करना है ऑल ऑफ दीज पे। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन, which of the following does not happen when a system is at equilibrium। ये ऑप्शन ए पे टिक करें, उसने लिखा हुआ है जी फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों चलते रहते हैं, उनकी रेट सेम होती है, रुकते नहीं है वो, तो ये पहला ऑप्शन गलत है, तो इस पे आप टिक करेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन केसी हैज द यूनिट ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी केसी का यूनिट है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपने ऐसा रिएक्शन देखना है जिसमें प्रोडक्ट का 1 मोल ज्यादा हो रिएक्टेंट में, तो ये जो ऑप्शन सी है इसमें आप देख लें 2 प्रोडक्ट हैं 1 रिएक्टेंट, तो इसमें हमारा आंसर आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आगे देखें जी, इन अ इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज नेवर एस्टेब्लिश, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया कि केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है, इरिवर्सिबल रिएक्शन पे तो ये अप्लाई नहीं होता। तो यहां पर आपने टिक करना है नेवर एस्टेब्लिश्ड पे, क्योंकि ऊपर आपका क्वेश्चन था इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज, आंसर है आपका नेवर एस्टेब्लिश्ड, ऑप्शन सी। आगे देखें जी, एक्टिव मास मीन, ये इसका ऑप्शन डी है, मास ऑफ सब्सटेंस इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में जो कंसंट्रेशन बयान की जाती है उसे हम कहते हैं एक्टिव कंसंट्रेशन। आगे देखें जी, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन Kc इज इक्वल टू सी का स्क्वायर है और नीचे ए बी है, कहते हैं विच सब्सटेंस इज प्रोडक्ट, ये आप जानते हैं
केसी में प्रोडक्ट ऊपर लिखी होती हैं, तो ऊपर चूंकि सी लिखा हुआ है तो सी हमारा आंसर है, डी ऑप्शन है आपका सी। अच्छा जी, यहां पर आप एक क्वेश्चन देखें, मैं कोई ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें तीनों क्वेश्चन मिक्स किए हों, बल्कि मैं अपने पास से क्वेश्चन लेकर आपको समझाता हूं। हम एक एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, ये आपकी जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सारे उससे सॉल्व हो जाएंगे। आपने फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन को अलग भी करना है, केसी भी लिखना है और केसी का यूनिट भी निकालना है। मैं तीनों काम आपके सामने करने लगा हूं। क्वेश्चन देखें जरा, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ये हैप्रो प्रोसेस ले लें आप, अमोनिया फॉर्मेशन N2 प्लस 3H2 इंटू 2NH3। पहला क्वेश्चन है जी, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को अलग करें। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इसका होगा दैट विल बी, फॉरवर्ड रिएक्शन बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ ये डबल एरो की बजाय आप एक एरो कर दें, N2 प्लस 3H2 इंटू 2NH3। ये है जी फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आप आए रिवर्स रिएक्शन की तरफ। रिवर्स रिएक्शन में आप प्रोडक्ट को रेक्टेंट कर दें और रेक्टेंट को प्रोडक्ट कर दें, उलट कर दें इसको, 2NH3 इंटू N2 प्लस 3H2। अब देख लें ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे का रिवर्स हो गए हैं। आप एरो एक यूज किया है क्योंकि मैंने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों को अलग कर दिया है। अब इस रिएक्शन का हम लिखेंगे केसी, तो लिखेंगे इसका केसी। केसी में आपको पता प्रोडक्ट को हम ऊपर लिखते हैं NH3, इसका स्क्वायर ले लें क्योंकि इसके 2 मोल हैं। N2 को लिखेंगे हम नीचे पहला रिएक्टेंट, H2 को भी हम लिखेंगे नीचे दूसरा रिएक्टेंट। H2 के 3 मोल है तो यहां पर आप पावर आप क्यूब ले लें। ये मैंने इसको केसी भी लिख दिया आपको, ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी हो गया है। अब हमने केसी का यूनिट निकालना है, तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स लिखी हुई हैं इनकी जगह पर आप लिख दें मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो करें जी जरा इधर, ये आएगा जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका स्क्वायर होगा, नीचे आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब। अब आप देखें मोल पर डेसीमीटर क्यूब के ऊपर 2 पावर है, नीचे 4 है पावर, 3 ये है और 1 ये है। 2 से 2 तो कट जाएगी, नीचे 2 पावर बच जाएगी, तो आपका आंसर आएगा 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। तो पहले स्टेप में आप ये स्क्वायर खोल दें, आपका आंसर आएगा 1 ओवर मोल स्क्वायर और DM माइनस 6। ठीक है जी। अब इनको आप ऊपर ले जाएं, यहां तक भी आपका आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आपने एंड तक जाना है तो आप इसको ओवर के ऊपर ले जाएं। जब ऊपर लेके जाएंगे तो इनके साइन आपने बदल देना है। मोल हो जाएगा -2 का, मोल की पावर हो जाएगी -2 और DM की पावर हो जाएगी प्लस का 6। ये देख रहे साइन मैंने बदल दिए हैं, ये पावर 2 थी इसे मैंने -2 कर दिया और ये पावर -6 थी इसे मैंने +6 कर दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि जितनी भी एग्जांपल्स आपकी किताब में दी गई हैं इस एग्जांपल को आप सामने रख के करें। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है पेपर में कि एक इक्वेशन दी होती है, उसके नीचे लिखा होता है जी आप फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को अलग करें, केसी लिखें और केसी का यूनिट निकालें। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लेकर ये सारे काम कर दिए हैं। ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन अलग हो गए हैं, ये केसी है और ये मैंने केसी का यूनिट भी निकाल दिया है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।